कि बच्चे बैलेंस शीट जो है ना, हमने अभी तक अकाउंट 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 बहुत सारे अकाउंट्स पढ़ लिए, लेकिन बैलेंस शीट के बारे में पहली बात तो आपको जो समझनी है, ये पहली बात तो ये है कि ये अकाउंट होता ही नहीं है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? अब सर ये स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये बता रहा होता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज हैं। इस स्टेटमेंट से दो बातें मालूम चलती है कि कंपनी के ऊपर कितने कर्ज हैं और कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, कितने एसेट्स हैं उसके पास। बस समझ में आई? तो बैलेंस शीट की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले तो ये कि इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। बेटा ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। याद रहेगी बात आपको? अच्छा सर ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग बनाते कब हैं? बेटा ये स्टेटमेंट इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर बन रहा होता है, जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर बन रहा होता है। लेकिन अगर हम एट द एंड ऑफ द ईयर की बात को देखें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड एज एट a particular date। कहने का मतलब ये है कि बेटा आप साल के आखिर में बनाइए या किसी भी डेट पे आप चाहें तो उसे बना सकते हैं, किसी भी डेट पे। लेकिन जनरली कब बनता है बेटा? ये एंड ऑफ द ईयर, जब सारे प्रॉफिट लॉसेस एक्सपेंसेस सब कुछ तैयार हो जाते हैं, तब हम लोग इसे बना रहे होते हैं। और ये एक पर्टिकुलर एज एट अ डेट है, ये पर्टिकुलर किसी एक डेट पे बनता है, जैसे 31 मार्च, 31 दिसंबर। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है फॉर द ईयर होता है। आपने देखा तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा तो उसके नीचे लिखा था फॉर द ईयर, मतलब उसके अंदर एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं वो पूरे साल के आएंगे, इनकम जो आएंगी पूरे साल की आएंगी। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर होता है, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है बेटा फॉर द ईयर है, पूरे साल की इंफॉर्मेशन है। जबकि बैलेंस शीट के अंदर पूरे साल की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये साल के अगर आखिर में बन रहा है तो वो उस आखिरी डेट 31 दिसंबर का ही इंफॉर्मेशन है। इसका मैं एक एग्जांपल दूं तो आप ये समझ लो कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड है ना, 10th का रिपोर्ट कार्ड आपके पास आया, आप बता सकते हो वो पूरे 10th का रिजल्ट था या जिस दिन आपने एग्जाम दिया बस उसी दिन का रिजल्ट है? वो पूरे 10th का तो नहीं है। हो सकता है कि जो चैप्टर आपके एग्जाम में है उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो ईयर के स्टार्टिंग में, आपने उस दिन एग्जाम में क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड है बस। दुनिया जरूर समझ रही हो पूरे साल का है ये, लेकिन आपको ये समझना है कि उस दिन एग्जाम में इसने कैसा किया है, सिर्फ उसी दिन का रिजल्ट है 10th का, तो उसी दिन का है ना। हाँ ये जरूर होता है कि उस दिन आप परफॉर्मेंस करते हैं पीछे के बेसिस पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहला डाटा उसमें लिखा जाता है, आपका उसी दिन का लिखा जाएगा जिस दिन आप करेंगे। तो बैलेंस शीट जो है बनता ईयर के एंड में, और जो ईयर के एंड में जो डेट चुन ली जाती है बेटा उसी दिन की इंफॉर्मेशन है। अगर 31 दिसंबर है तो सारी बातें, एसेट्स भी कब की हैं, वो 31 दिसंबर की, लायबिलिटीज भी कब की हैं, 31 दिसंबर की ही है। ये दो बातें समझ में आ गई। पहली बात क्या था बेटा? इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है। दूसरी बात बेटा, इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज प्रिपेयर एज एट अ पर्टिकुलर डेट। क्लियर हो गई बात इतनी? ये तीन इंफॉर्मेशन है जिसको समझना है। चौथी बात, सर ये बैलेंस शीट जो है हमारे पास, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। ये भी समझ में आ गया कि साल के आखिर में बनता है, और ये भी समझ में आ गया कि ये किसी एक डेट का ही इंफॉर्मेशन दिखाएगा, उससे पहले और बाद का नहीं दिखाता है।
लेकिन इससे मालूम क्या चलेगा? लिखिए बेटा, इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी Fourth point, it is prepared with the help of trial balance and profit and loss अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो मोटी मोटी बात को आप याद रखें फिर से कि भाई ये बैलेंस शीट है, एक तरीके का स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। ये प्रिपेयर किया जाता है साल के आखिर में एज एट डेट, और वो कौन सा डेट है? कोई पर्टिकुलर डेट होता है। इससे कंपनी की क्या मालूम चल रही होती है बेटा? फाइनेंशियल पोजीशंस। और ये बनता कैसे है? इसे जब तक आप ट्रायल बैलेंस हमारे पास नहीं होगा, बगैर ट्रायल बैलेंस के आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा इंफॉर्मेशन? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का होना जरूरी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बताइए बैलेंस शीट क्या है, अकाउंट या स्टेटमेंट? कब बनाते हैं बेटा? इससे क्या मालूम चलता है? किसकी हेल्प से बन रहा होता है? ट्रायल बैलेंस और। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए जी, अब आते हैं हम लोग इसके फॉर्मेट पे कि सर ये बनाते हैं, डेट भी समझ में आ गया, क्यों बनाते ये समझ में आ गया, लेकिन बनता कैसा है, कैसा दिखता है बन के, वो समझते। तो सर बैलेंस शीट आप लिखेंगे और बैलेंस शीट में बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे एज एट, जो भी डेट रहेगी वो डेट डल जाती है। और उसके बाद बैलेंस शीट की दो साइडें हैं, जिसमें एक साइड हम लोग लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बेटा, दूसरे साइड में कंपनी का एसेट्स लिख रहे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट। ध्यान रखिए बेटा, डेट का यहाँ पे रहेगा जिस डेट पे आप बनाना चाहेंगे। एज एट लिखा ना, एज एट 31 मार्च हो सकता है। जो भी डेट पे आप बैलेंस शीट तैयार करेंगे वो डेट यहाँ डल जाएगी। एक साइड लायबिलिटी, दूसरे साइड क्या आएगा बेटा? एसेट्स आएगा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर आपने यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, नहीं लिखना। ऐसा क्यों सर बेटा? या अगर डेबिट क्रेडिट लिखेंगे इसका मतलब ये है कि आप इसे अकाउंट समझ रहे हैं, अकाउंट नहीं है ये एक स्टेटमेंट है। अब बैलेंस शीट में आपने ट्रायल बैलेंस से तीन चीज़ें बनाते थे। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है लास्ट स्टेज है, जो कि ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है, और उसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो उसी ट्रायल बैलेंस से जितनी चीज़ें ट्रेडिंग में जानी थी चली गई, जितनी चीज़ें पीएनएल में जानी थी चली गई। अब जो बच गया है, पता है क्या बच गया? आपके पास एसेट्स, ना आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा उसको, सॉरी, ना ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा, ना प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा। वो एसेट्स कहाँ दिखाएंगे? इस बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज़ कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर। बात समझ में आ गई? तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दिखाते हैं बच्चे। ये हमारा फॉर्मेट है। अब देखिए, आपने एसेट्स तो बहुत सारे पढ़े थे, तो बैलेंस शीट के अंदर आप ना क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले जैसे नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, जो भी एसेट्स है आपका, नॉन करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स, इसी नॉन करेंट में आपने पढ़ा था टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है। लेकिन आप बस ये समझ लीजिए सारे एसेट्स यहाँ दिखने। मैं आपको सिर्फ 2 वर्ड इसलिए लिख दे रहा हूँ कि इसमें मेरी सारी बातें खत्म हो जाएंगी, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स।
हर टाइप के एसेट्स आप एसेट साइड में लिख दीजिएगा। लाइबिलिटीज़ की जब बात करेंगे आप, तो बेटा यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी और क्या लिखेंगे आप, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी ही जो है हमारे कैपिटल भी जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट होती है। बात समझ में आ रही? तो इधर नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपको लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में दिक्कत हो रही है तो जैसे आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लिए, मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक बार और बैलेंस शीट बनाऊंगा, फिर वहाँ पे समझेंगे इसको। फटाफट इसे नोट करिए। ध्यान रखेंगे बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है। बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। एक और बैलेंस शीट आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। हमने यहां बैलेंस शीट लिखी, एज एट, बेटा ये साइड आपकी लाइबिलिटीज वाली साइड है, नहीं बेटा, उसके बाद एसेट्स, फिर अमाउंट। अब एसेट्स में कोई भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दे रहा हूं कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, टूल्स। लिख लीजिए बेटा आप भी, मैं साथ साथ में आपको लिखवा दे रहा हूँ लिस्ट एक। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, गुडविल। तो इतना ही लिखते हैं, ज़्यादा लिखने से कुछ होगा नहीं, इतना लिख लेते हैं पहले। तो हमने ये, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, करंट एसेट्स भी है, नॉन करंट्स भी है, टेंजिबल इंटेंजिबल सब लिख दिए मैंने इसमें। उसके बाद आ जाइए सर लाइबिलिटी के साइड में। तो लाइबिलिटीज़ में जैसे आपके पास है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, गुडविल बेटा, वेजेस, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल, और अगर कंपनी को हुआ है नेट प्रॉफिट तो वो ऐड कर दीजिए। अगर लॉस है तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, जो मैंने प्रॉफिट आपके सामने ऐड में लिखा है वही लॉस होता तो माइनस हो जाता। ये लिस्ट है, क्वेश्चन में डिफर करेगा, अपना अपना लिस्ट होगा, लेकिन हमने ये बचपन में पढ़ा था, यानी बहुत पहले ही बेसिक अकाउंटिंग टर्म के दौरान ही सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस ये सारे पढ़ रखे थे। मैंने उस वक्त भी बताया था, जो चीज़ें मैं वहाँ पे बता रहा हूँ वो पूरी बुक में काम आएगी, और वो लिस्ट से बाहर की लिस्ट आज नहीं है, आज भी वही है, वही एसेट्स, वही लाइबिलिटीज़, उससे बाहर नहीं जा रहा है कुछ। ये आपकी लाइबिलिटीज़ होगी। क्या कह रही हैं बेटा? हाँ, बच्चे ने कहा ड्राइंग्स, थैंक यू बेटा। ड्राइंग्स जो है वो आपका कैपिटल से माइनस हो जाएगा। देखिए कैपिटल है, उसमें नेट प्रॉफिट आप ऐड कर देंगे, नेट लॉस होगा तो आप माइनस कर देते हैं, और ड्राइंग होता है तो वो माइनस करते हैं, उसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एडिशनल कैपिटल होता है तो इसी कैपिटल में ऐड होता है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। बाकी हम लोग जानते हैं कि भैया प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का होता है, इसलिए हम कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। और ड्राइंग किसका होता है, कैपिटल से ही माइनस किया जाता है। जी बच्चे, अभी तो ऐसा कुछ मसला नहीं, बस आपको ये समझना है कि नेट प्रॉफिट किसका है, बताओ बेटा। प्रॉफिट जब होगा, अब देखो जवाब नहीं देगी वो। प्रॉफिट अगर कोई कंपनी कमाएगा तो वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, मालूम नहीं, उसको नहीं पता। कोई और बता सकता है किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा। सिंपल सी बात, किसको मिलेगा, ओनर के पैसे को क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल। तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। ड्राइंग किसे कहते हैं बेटा, पर्सनल यूज के लिए कौन विड्रॉ करता है, ओनर। तो उसके कैपिटल से क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस कर दिया। अब देखो आपने जवाब दिया, आसान हो गया समझाना। मैडम ना वो जवाब ही नहीं दे रही। सर नेट लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा फिर वहां पे ना, कंपनी के अंदर। ध्यान रखेंगे ये दोनों साइडें आपकी हमेशा इक्वल होंगी। यह आया समझ में बेटा। तो पहले इसके बाद हमें ये समझना होता है, इधर ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए। ये बैलेंस शीट का हमने लिख लिया कि बैलेंस शीट में क्या क्या है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी लायबिलिटीज और भी आती हैं, बहुत सारी हैं। अब इसमें एक बात का समझना है कि जो बैलेंस शीट है ना, उसकी अरेंजमेंट कैसी है। जैसे कई बार सवाल ये आता है कि सर ये क्या कैपिटल जो आप नीचे लिख रहे हैं, कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग, ये तीनों साथ में होते हैं जनरली, क्या इसको मैं ऊपर लिख सकता हूं, क्या क्रेडिटर को मैं नीचे लिख सकता हूं, गुडविल को मैं ऊपर लिख दूं, कैश को मैं नीचे लिखना चाहूं तो कर सकता हूं क्या। देखिए आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि जो वर्ड आपको पहले लग रहा है पहले लिख दीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन बैलेंस शीट को अरेंज करने के लिए भी एक तरीका है, वैसे उसे कहते हैं ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग का मतलब है एक जैसे एसेट्स का एक ग्रुप बना दीजिए। जैसे इधर ध्यान देना बेटा, मैं आपसे क्या अभी क्या समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज को अरेंज करेंगे, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है जी ग्रुपिंग का। क्या आता है जी, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ध्यान से सुनिएगा बेटा। ग्रुपिंग का क्या मतलब है, ग्रुपिंग का मतलब है कि सर ये जो बैलेंस शीट में देखो बहुत सारे एसेट्स हैं, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, इधर एसेट्स आपको दिख रहे हैं बहुत सारे। इसमें मैं बोलूं बताओ करंट एसेट्स कौन कौन से हैं बेटा, बता सकते हो। कैश, ये कैश क्या है मेरे लिए बेटा, बैंक क्या है बच्चे, डेटर्स भी क्या है, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, टूल्स, प्रीपेड, स्टॉक, ये भी करंट एसेट्स। मैंने लिखा है ये ऐसे ही था, ये करंट एसेट्स है। ग्रुपिंग का मतलब है कि आप ऊपर हेड करंट एसेट्स का लिख दीजिए, उसके अंदर सारा डाल दीजिएगा, एक ग्रुप बना दीजिए कि भाई ये करंट एसेट्स की लिस्ट है, ऊपर करंट एसेट, नीचे सब कुछ लिख दिया। इसे कहते हैं ग्रुपिंग। क्लियर है। और ये सारी चीजें किस में आ रही हैं बेटा, तो ये भी ग्रुपिंग है। अब सवाल ये है कि सर चलिए मैंने करंट एसेट्स का एक ग्रुप बना दिया, ध्यान से सुनेंगे, और नॉन करंट एसेट्स का एक ग्रुप बना दिया। अब ग्रुपिंग में क्या मैं नॉन करंट एसेट्स को ऊपर लिख सकता हूं, क्या करंट एसेट्स को मैं नीचे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मार्शलिंग। और वो कैसे होता है बेटा, वो होता है परमानेंट मेथड, यानी परमानेंसी एंड लिक्विडिटी के हिसाब से। सर ये वर्ड समझना है अब, परमानेंसी और लिक्विडिटी। ध्यान से सुनेंगे, मैं आपसे बोलूं इस अगर आपको पैसे की जरूरत हो, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी ना हमारी, मैं बोलूं आपको ना सख्त कुछ सामान खरीदना है और पैसे लाने, कहां से निकालेंगे आप, जमीन बेच के या कैश का इस्तेमाल करेंगे। बात को समझ पा रहे हैं। मैं बोलूं पैसे, चलो कैश 1 रुपए भी नहीं है तो कहां से लोगे, फर्नीचर बेचोगे, जमीन बेचोगे या बैंक से लोगे। तो इसका मतलब लिक्विडिटी, जहां से जल्दी पैसा आ जाए वो वाली लिस्ट को ऊपर लिखना है, और जिसकी नौबत सबसे एंड में आए उसको
नीचे लिखना है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। मतलब पहले जहां से जल्दी जल्दी पैसे आएंगे उसको हम कहां लिखेंगे? ऊपर। परमानेंस का मतलब होता है, अगर मैंने बोला परमानेंस मेथड यूज कीजिए, इसका मतलब मुझे वो चीज ऊपर लिखनी है जिसको पैसे जल्दी से इस्तेमाल नहीं होंगे। तो बेटा ऊपर नीचे करने के लिए हमें किसको फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है मार्शलिंग। कैसे होगी बेटा? दो तरीके से होती है। एक होती है परमानेंस मेथड में, परमानेंस, और एक होती है बेटा, क्या होता है बेटा? लिक्विडिटी के हिसाब से। इधर देखो बेटा, 2 मिनट ध्यान दे दो बेटा, हमारे पे दे ले, कांधे पे हाथ रख रहा है उसके बता। वो तो शुक्र है कि जेंडर एक है, लोग क्या समझेंगे पता नहीं। ये भी आजकल शुक्र ही नहीं है, नहीं। लिक्विडिटी पे ध्यान दे, इधर देखो, फिर रख दिया तो बेशरम हो गया भाई। लिक्विडिटी की बात करते हैं। इधर देखिए, लिक्विडिटी में अगर मैं बोलूं एसेट्स को ना लिक्विडिटी की फॉर्म में ना अरेंज करो, मैं इस पे प्रैक्टिकल करवाऊंगा लेकिन आप यहां ध्यान रखेंगे। लिक्विडिटी में आपको एसेट्स को अरेंज करना है, तो आप पहले कौन से एसेट्स को लिखोगे? उसके बाद किसको लिखोगे? नॉन करंट एसेट। समझ में आई बात? मैंने बोला यार ऐसा नहीं, परमानेंस मेथड में एसेट्स को अरेंज करो तो पहले किसको लिखोगे, फिर किसे लिखोगे? करंट एसेट्स में। बात समझ में आई? अरेंजमेंट का तरीका है। तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। वैसे कोई भी आपके 11th में तो जनरली कोई गलत नहीं करता, आप ऊपर नीचे कहीं भी मिक्स कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं कि करंट एसेट्स ऊपर लिखें, तो जब आप करंट एसेट्स ऊपर इधर लिखेंगे तो करंट लायबिलिटी को भी कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, और नॉन करंट लायबिलिटी को। क्लियर है? तो इसको कहते हैं, इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। कहानी समझ में आई? क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। खैर, बैलेंस शीट समझ में आ गया बेटा? बैलेंस शीट क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसे बनता है, कैसे उसको लिखा जाता है। अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब होगा जब इस पे हम लोग क्या करेंगे, तो पहले क्वेश्चन इज्जत से कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। और हाँ, कांधे पे हाथ नहीं रखना जी बच्चे, मैं दिखा देता हूँ। ये लीजिए, अच्छा एक बात, ये तो हमने किसको अरेंज किया था बेटा? अगर मैं लायबिलिटी को अरेंज करना चाहूँ परमानेंस में और लिक्विडिटी में, तो बताइए लिक्विडिटी के हिसाब से कौन सा करंट लायबिलिटी लिखना होगा या करंट एसेट्स? करंट लायबिलिटी। उसके बाद और परमानेंस में नॉन करंट लायबिलिटी। और इसकी लॉजिक की बात करते हैं, यहां पे लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर आपको पैसे चुकाने पड़ जाए तो सबसे जल्दी किसको देना पड़ेगा? करंट वाले को या नॉन करंट को? करंट लायबिलिटी को। तो इसलिए करंट लायबिलिटी लिक्विडिटी पोजीशन में सबसे टॉप पे लिखेंगे। ठीक है सर? ये लिखने का तरीका है। बाकी अगर आप ये भूल जाएं एग्जाम के दौरान तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 13, ध्यान दीजिएगा और ध्यान क्वेश्चन पे देना है। इधर ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट बनानी। इन्होंने ये बताया क्या लिक्विडिटी फॉलो करना है, परमानेंस फॉलो करना है? नहीं ना, इन्होंने बोला जी बैलेंस शीट बना दो बस। अगर आप लिक्विडिटी और परमानेंस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर? तो ये हम 31 मार्च 2022 में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। डेट दे दिया उन्होंने, एज एट इस डेट की बैलेंस शीट बनेगी। फॉर्मेट बना सकते हैं आप बैलेंस शीट की। चलिए फॉर्मेट तैयार कीजिए जी। ये फॉर्मेट तैयार कर लिया आपने सर। यहाँ पे डेट हमने लिख दिया एज एट करके 31 मार्च। इस साइड लायबिलिटी, इस साइड एसेट। ध्यान रखेंगे डेबिट क्रेडिट नहीं होता। अच्छा, कई बार ना समझदार लोग आपसे कई ऐसे सवाल पूछेंगे, बोलेंगे बताओ अगर आपने 11th पढ़ा है, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो बताओ लायबिलिटी डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड आता है? बताओ किस साइड आता है? देखा ना, लायबिलिटी डेबिट क्रेडिट तो होता ही नहीं बैलेंस शीट में ना सर। तो उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं बोले, लेफ्ट साइड तो हम बता सकते हैं लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं होता। तो बच्चे बोल देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना। आप गलती से भी गलती मत करना है, जाहिल समझेंगे लोग आपको। 13 लीजिए, 13 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट बनानी। इन्होंने ये बताया क्या लिक्विडिटी फॉलो करना है, परमानेंस फॉलो करना है? नहीं ना, इन्होंने बोला जी बैलेंस शीट बना दो बस। अगर आप ये भूल जाएं एग्जाम के दौरान तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा
देखो नंबर खराब आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग बस जाहिल ना समझे यार, नहीं। चलिए बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम हमारे पास क्या है बेटा? कैपिटल है, ठीक है जी। अब देखिए मैंने आपको बोला लिक्विडिटी पोजीशन परमानेंसी, अभी टेंशन नहीं लेना, पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर सोचेंगे, जब परफेक्शन हो जाएगा तब बात करेंगे कि लिक्विडिटी और परमानेंसी हमसे होता है कि नहीं होता। कैपिटल आपके हिसाब से मुझे बताइए किस साइड जाएगा, बस ये बताइए। अच्छा जी, कैपिटल के साथ मैंने आपको बताया था कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ड्राइंग प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है और एक ड्राइंग भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में पहले ना कैपिटल यहां पे लिखेंगे आप, ठीक है जी, और फिर ढूंढेंगे किसको? हाँ, कुछ और ढूंढने मतलब जाना। तो यहां पे क्या है बेटा? ड्राइंग्स है। और देखो प्रॉफिट भी है क्या? ये भी मिल गया। सुन रहे हो ना? सुनते रहना। ड्राइंग्स बताओ क्या करेंगे बेटा? अरे सर आपने तो फॉर्मेट में ड्राइंग को माइनस किया था, लेकिन नेट प्रॉफिट के बाद, तो इतनी टेंशन नहीं लो। आप ड्राइंग को पहले माइनस कर सकते हो और नेट प्रॉफिट को बाद में लिख सकते हो, लेकिन आपने कसम खा ली नेट प्रॉफिट को पहले लिखने की, तो आप वो भी कर सकते हो, अपनी कसम पूरी करना है। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 16,600 और ड्राइंग्स कितना है बच्चे? 44,000। ठीक है जी, आप इसे ध्यान से, अरे सुनो ना, आप चाहो तो ये 4,44,000 पहले माइनस करके फिर ये ऐड करो, या डायरेक्ट आप जो भी रफ में कैलकुलेशन करके यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। क्लियर है जी? नई बात समझ में आई? नहीं आई ना? आगे तो आप मुझे इसका बताना, मैं बाद में पूछूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं पहले। देखिए इधर 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 बेटा, इधर ध्यान दो ना। कैपिटल लिख दिया, ड्राइंग्स लिख दिया, और क्या लिख दिया? तो ड्राइंग को अपन ने प्लस किया या माइनस? कहां से? कैपिटल से। वेरी गुड। नेट प्रॉफिट को ऐड किया कहां पे? कैपिटल में। चलिए जी, अब आगे आते हैं। देखो बेटा डेटर्स और क्या लिखा हुआ है, और दोनों वैल्यू है। डेटर हमारे लिए क्या होता है बच्चे? वेरी गुड, एसेट्स होता है, और क्रेडिटर लायबिलिटी। तो एसेट्स वाला बैलेंस ये है, डेबिट बैलेंस होता है, और पहले पॉइंट है तो पहले ही होगा वैल्यू। क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी। तो बेटा ये डेटर कौन सी साइड लिखोगे ये बता दो? एसेट साइड में। तो मैं यहां पे जा रहा हूं और यहां पे जाके मैं लिख देता हूं जी डेटर्स, और डेटर्स की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं 64,000। डेटर्स की वैल्यू कितनी लिख दी सर? 64,000। और क्रेडिटर तो लायबिलिटी में आता है जी। कौन कह रहा था क्रेडिटर को कैपिटल में ऐड करते हैं? ऐसा होता है क्या? क्रेडिटर को कैपिटल में ऐड करते हैं? नहीं बेटा। तो क्रेडिटर्स को अलग से सेपरेट दिखाएंगे, 42,000। बताइए सर, इतनी बात समझ में आ गई आपके? गुरुजी आया थोड़ा बहुत? चलिए जी आगे बताइए। ये क्या लिखा हुआ बेटा? कैश इन हैंड लायबिलिटी होता है क्या? एसेट्स होता है। और कैश एट बैंक, ये भी एसेट्स और ये भी एसेट्स। प्लांट, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, एसेट्स। जो स्टॉक होता है वो भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स। और जनरल रिजर्व हमारे लिए लायबिलिटी, मैंने अभी लिखवाया था। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं एसेट साइड में। तो डेटर्स के बाद है हमारे पास कैश इन हैंड। आप सिर्फ कैश भी लिख देंगे कोई मसला नहीं है, कैश इन हैंड भी लिखेंगे तभी भी कोई मसला नहीं है। कैश एट बैंक, प्लांट, फर्नीचर, और क्लोजिंग स्टॉक को ओनली स्टॉक के नाम से लिखिए। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, और एक जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा है 10,000। इसकी वैल्यू किसी ने निकाली थी क्या? किसी? कितना? 15 लाख?
3,72,600। ठीक है सर। अब दोनों से बेटा वो टिक लगा रखा था ना ऑलरेडी, इसलिए 3 नहीं लग रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो 3,72,600। अब सही है। खुद से तो इतने बच्चे इतनी गंदी गंदी राइटिंग में लिखते हैं ना, इतनी गंदी। एक बच्चा ऐसे लिख रहा है, चलो ठीक है लिख रहे हो आप जैसे भी, इतनी गंदी राइटिंग है। वैसे तो मेरे बच्चे का नर्सरी में भी नहीं, और मेरी कमी निकाल रहे हैं नालायक। चलिए नोट करिए, इसको दोनों साइड इक्वल। बेटा इक्वल नहीं है इसका मतलब आपने कोई पाप किया है। वैसे आप बच्चे हो, आप पाप तो करते नहीं, तो इसका मतलब आपका सही आएगा। जी बच्चा। अच्छा, आपका 3,52,600 आ रहा है। आपने क्या किया 4 लाख में, क्या किया बेटा? कितना बचा बेटा? 3 लाख। वो असल में मेरी मैथ्स कमज़ोर है, आप फिर से माइनस करो, शायद कुछ और आ जाए। नहीं 3,36,000 नहीं आएगा बेटा, 56 कुछ आएगा। अब उसका भी जवाब नहीं देगी वो। बेटा इसका टोटल बताओ आए। अच्छा चलो आपका यही आ रहा है। चलो चलो 4,44,000 0 और ये भी क्या बेटा? और ये 10 हो गया ना, 10 में से 4 गए 6। ये कितना हुआ? 9 में से 4 गए। नहीं आप तो 9 में से 4 घटा रही हो, 3 बता रही हो ना, तो 5 आ रहा है तो। और मुझे कह रही मैं बच्ची थोड़ी ना, ऐसे बता रहे हैं आप। जी बोलिए कितना आया? 3 लाख। और इसमें अब जाके आपको क्या करना है बेटा? 16,600 को ऐड करना है। यही था सर, ऐसी है। चलो अब ज़्यादा नहीं करते यार, बहुत हो गया। अच्छा बताओ इसका टोटल कितना है? अरे 4,24,000। चलिए क्या कह रहे हैं सर? आपका सवाल ये है कि जनरल रिजर्व क्या होता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से सुनो। देखो जनरल रिजर्व क्या होता है, घर से ना कई बार आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, किसी को ईदी, किसी को दिवाली, किसी ने ज़बरदस्ती घर वालों से छीने, ये पैसे ले लेते हैं हम लोग। अब जब पैसे लेते हैं ना तो कई बार बड़े ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। बेटा तू चैटिंग कर ले, नहीं रिप्लाई कर ले। मतलब मैं इतनी अच्छी बातें समझा रहा हूँ, ये किसी और को समझा रहा है। जी तो आपने अपने घर वालों से पैसे लिए तो किसी ऑब्जेक्टिव के साथ लिए। घर वालों ने बोला बेटा ये ले 200 रुपये, आने जाने के खर्च हैं, 4 दिन चलाने हैं। आपने जी नहीं जिद कर लिया, उनसे बोला जी 1 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। घर वालों ने बोला ठीक है तो आप ही के 200 रुपये। वो आपने उस 200 रुपये में से 2 हिस्से बनाए। एक 100 रुपये रखे फरवरी के लिए, 100 रखते हैं बच्चे, और 100 रुपये रखे और 200 रुपये में, सुनो ना, 200 रुपये में 100 रुपये तो आपने फरवरी के लिए रख दिए, और 100 रुपये अभी आपको ज़रूरत है, कभी गोलगप्पे खा सकते हैं, कभी मोमोज खा सकते हैं, जो ज़रूरत पड़ी। ध्यान से सुनना, जो आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने 100 रुपये अलग से रखे, उसे स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। स्पेसिफिक किसी काम के लिए रिजर्व, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा गया। और वो जो 100 रुपीज़ जिसका इस्तेमाल आप रिक्शे में भी कभी कर लें, कभी खाने में, या कभी दोस्त को उधार दे सकते हैं, कोई कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, जिसका ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है, उसे कहते हैं जनरल रिजर्व। क्या कहते हैं? जनरल रिजर्व। कहीं भी इस्तेमाल, घर वाले भी पैसे रखते हैं बेटा थोड़ा बहुत बचा के, और कभी भी कोई ज़रूरत पड़ जाए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं वो। तो कंपनी अपनी प्रॉफिट में से निकाल के कुछ पैसे को अलग रख लेती है, कुछ पैसे को अलग रखती है कि अगर कोई बुरा वक्त आता है, स्पेसिफाई नहीं किया किस काम के लिए रखा गया, ये नहीं बताया उसने, उन्होंने बस क्लियर करके रख लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये 10,000 में से पहले हम इस्तेमाल करेंगे। कई बार स्पेसिफाई होता है
जैसे ये होता है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड की मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए पैसा रख रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है घरों में पैसे रखे जाते हैं, भाई ये प्लॉट खरीदना है, ज़मीनें खरीदनी है, इसको कर्ज चुकाने हैं, तो पैसे जमा किए जा रहे हैं। उस पैसे जमा करना अगर रैंडम पर्पज़ है कि कहीं भी इस्तेमाल करेंगे उसे क्या बोलेंगे, जनरल रिजर्व, और स्पेसिफिक है, बिल्कुल क्लियर है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिजर्व। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिजर्व। क्लियर है? चलिए नोट कर लिया आपने, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? चलिए अब इधर ध्यान से, अरे अगर मैं आपसे बोलूं, इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी ग्रुपिंग कर दीजिए, तो आप ग्रुपिंग भी कर लेंगे, तो क्वेश्चन आएगा ग्रुपिंग वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं उसमें सिखाऊंगा। टाइम हो गया क्या अपना? चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।